हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर गिरीश मिश्रा और जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बात करेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857 1857 की क्रांति। पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आप किस तरीके से 1857 की क्रांति हुई, उसका कारण आपको बताया था, उसका टॉपिक ही था 1857 क्रांति के कारण। और बताया था कि 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसका कारण कोई 1-2 दिनों का नहीं था। जिस दिन अंग्रेजों ने भारत पर नियंत्रण स्थापित करना शुरू किया था, बताया था 23 जून 1757 बैटल ऑफ प्लासी। तो प्लासी के बाद जब भारत पर अंग्रेजों ने नियंत्रण स्थापित किया, उसी नियंत्रण स्थापित करने के दौरान उन्होंने भारत में जो अपनी नीतियां बनाई, जो उनकी आर्थिक नीति थी, सामाजिक नीति थी, राजनीतिक नीति थी, उन नीतियों ने भारत के ऊपर बहुत बुरा असर छोड़ा, बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल छिन्न हो गई, समाज बिल्कुल टूटने के कगार पर आ गया। बराबर सूखा और अकाल जैसी भयानक समस्याएं देश में खड़ी होने लगी। और सबसे बड़ी चीज़ थी जो खेती किसानी थी, वो सब बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी थी। हमारी राजनीतिक व्यवस्था को उन्होंने नष्ट भ्रष्ट कर दिया था और इतना समस्याएं खड़ी हो चुकी थी कि अब लोगों के पास और कोई चारा नहीं बचा था। यानी अंग्रेज़ों की नीतियां ही उनके खिलाफ विद्रोह का कारण बनी। और ये 1-2 सालों में नहीं, पूरे 100 सालों के अंग्रेज़ों की इस दोषपूर्ण जो नीतियां थी, उन्हीं का रिएक्शन हुआ। और बताया था कि लंबे समय से बारूद इकट्ठा होता चला जा रहा था, जो आर्थिक सामाजिक राजनीतिक कारण आपको बताए थे। और उस बारूद में चिंगारी का काम किया एक छोटी सी घटना ने, जिसमें बताया था कि सबसे पहले 1856 में 1856 में अंग्रेज़ों यूरोप में टेक्नोलॉजी चेंज हुई थी। जो सिपाही पुरानी राइफलें इस्तेमाल करते थे, वो ब्राउन बेस राइफलें कही जाती थी। उस ब्राउन बेस राइफलों को रिप्लेस किया गया और नई इनफील्ड राइफलें आई। तो जो नई इनफील्ड राइफलें आई, तो इन इनफील्ड राइफलों में जो सिपाही जो अपना कारतूस भरते थे, तो पहले जो क्या होता था कि जो कारतूस होते थे, तो कारतूस जैसे आज हम लोग राइफल या बंदूक के पीछे से लगाते हैं, पहले पीछे से नहीं, आगे से जो राइफल की बैरल होती थी, उस बैरल में बारूद भरा जाता था। तो सिपाहियों की कमर में जो कारतूस होते थे, कारतूसों का वो पैकेट मिलता था, उस पैकेट से वो कारतूस निकालते थे। और कारतूस में क्योंकि बारूद भरा होता था, उसका ढक्कन बंद होता था, तो उस ढक्कन को खोलना होता था। एक हाथ में बैरल होता था, दूसरे हाथ में कारतूस, और उसका ढक्कन कैसे खोलेंगे? तो ये व्यवस्था बनाई कि ढक्कन को दांतों से खींच के खोलना होता था, इस तरीके से। और फिर वो कारतूस फेंक देते थे, फिर इसको कस के फिर फायर करते थे। तो ये जो कारतूस को दांतों से खींचने वाला सिस्टम था, तो माना गया कि जो जिस चीज़ को दांत से खींचा जा रहा है, अफवाह फैली कि उसमें गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई है। अब जैसे ही गाय और सूअर की चर्बी की अफवाह फैली, आपको बताया था कि अंग्रेज़ों ने भारत में इतने गलत काम कर दिए थे कि अब अंग्रेज कुछ भी काम करते तो लगता था कि जानबूझ के गलत किया। अब अंग्रेज़ों ने शायद ऐसा नहीं सोचा था कि गाय और सूअर की चर्बी मिलने से लोगों को इतना असंतोष होगा, या पता नहीं गाय या सूअर की चर्बी थी या नहीं। लेकिन लोगों ने सोचा कि अंग्रेज़ों ने हमारी सारी व्यवस्थाएं खत्म कर दी, हमारी आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, ले दे के एक धर्म बचा हुआ है। ये अंग्रेज जानबूझ के हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं। तो अब जब धर्म की बात आई, और सेना में ज़्यादातर जो सिपाही थे वो सब ऊंची जाति के लोग थे, अपर कास्ट के लोग थे, और अपर कास्ट जो था वो धर्म के लिए उस समय बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हुआ करता था। तब उन लोगों के समझ में आ गया कि अंग्रेज हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं, अब धर्म के ऊपर हम नहीं सहेंगे, बहुत हुआ। तो धीरे धीरे उसी चर्बी वाले कारतूस का मुद्दा बिल्कुल गर्म होने लगा। सिपाही आपस में मीटिंग करने लगे, बैठकें होने लगी, गुट बनने शुरू हुए, और ये तय किया जाने लगा कि अब समय आ गया है कि अंग्रेज़ों के खिलाफ एक सघन और एक बड़ा विद्रोह हम शुरू करें। लेकिन ये भी तैयारियां चल रही थी और ये संभावना थी कि मई तक, 13 मई की डेट थी कि 13 मई के आसपास विद्रोह होगा। तो 13 मई के आसपास ये लोग मीटिंग कर रहे थे, गुट बना रहे थे। तब तक बीच में छोटी सी एक घटना घटी 29 मार्च को, 29 मार्च 1857 1857 बैरकपुर छावनी था। ये जो बैरकपुर छावनी थी, बैरकपुर छावनी बंगाल की थी। तो इस बैरकपुर छावनी जो बंगाल थी, यहाँ पर 34वीं पैदल सेना थी, 34th नेटिव इन्फेंट्री, और इसी 34वीं पैदल सेना के सिपाही थे मंगल पांडे। तो मंगल पांडे कौन सी सेना के सिपाही थे? 34वीं पैदल सेना, 34th नेटिव इन्फेंट्री, और कहाँ पर थे? बैरकपुर छावनी, बंगाल। 29 मार्च 1857 इन्होंने अपने इसी चर्बी वाले कारतूस को इस्तेमाल करने से मना किया और ज़बरदस्ती आदेश का पालन करवाने के चक्कर में एजुडेंट बाग की गोली मारकर हत्या कर दी। और सार्जेंट मेजर ह्यूरसन को उन्होंने गोली मार दी, सार्जेंट घायल हो गया, हालांकि बाग मर गया।
फिर मंगल पांडे को पकड़ा गया और 8 अप्रैल 1857 मंगल पांडे को फांसी दे दी गई और मंगल पांडे शहीद हो गया। अब ये जो घटना घटी थी जो 8 अप्रैल को मंगल पांडे वाली बैरकपुर छावनी में, ये एक घटना थी, एक इंसिडेंट थी। इस घटना ने अंग्रेज़ों को अलर्ट कर दिया कि कुछ गड़बड़ चल रही है। अब अलर्ट हुए अंग्रेज। अब ये जो मंगल पांडे की घटना थी, ये घटना थी, ये क्रांति की शुरुआत नहीं थी। ध्यान रखेंगे, जो क्रांति होता है, जो रिवोल्ट होता है, वो सामूहिक प्रयास होता है। मंगल पांडे ने जो 34वीं इन्फेंट्री में जो विद्रोह किया, मंगल पांडे समूह में नहीं थे, वो अकेले थे, इकलौते थे जिन्होंने विरोध किया। पूरी 34वीं पैदल सेना में किसी एक ने मंगल पांडे का साथ नहीं दिया। ये अकेले थे और अकेले इनको खत्म कर दिया। खैर, मंगल पांडे जुड़े हुए जितने इफेक्ट हैं एग्जाम के लिए हम लोग के इम्पोर्टेंट होते हैं। अब गुस्सा लोगों का बढ़ता जा रहा था। फिर धीरे धीरे करके, हालांकि सरकार भी अलर्ट हो गई थी चर्बी वाले कारतूस को लेके। फिर अगली घटना घटी मेरठ छावनी में। जो मेरठ छावनी थी, वहाँ पर जो कैवेलर्स थे, जो घुड़सवार सेना थी, तो उस घुड़सवार सेना के 99 सिपाहियों ने 24 अप्रैल 1857 99 सिपाही जो घुड़सवार सेना के थे, उन लोगों ने इस चर्बी वाले कारतूसों को इस्तेमाल करने से मना कर दिया कि चर्बी वाले कारतूस हमारे धर्म के विरुद्ध हैं, उस पर इस्तेमाल नहीं करेंगे। उस 99 सिपाहियों के खिलाफ मुकदमा चला जो घुड़सवार सेना के सिपाही थे। फाइनली 9 मई 1857 को 9 मई 1857 इस 99 में से 85 सिपाहियों के ऊपर आरोप साबित होता है और इन 85 सिपाहियों को 10 साल की कैद सुनाई और 10 साल की कैद जेल भेजने की कार्रवाई शुरू की गई और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। 10 मई 1857 को 10 मई 1857 को जब इन 85 सिपाहियों को गिरफ्तार करके जेल में रखा जा रहा था, उसी समय इन साथी सिपाहियों ने अपने साथियों को, इस घुड़सवार सिपाहियों ने अपने साथियों को भड़काया कि हम भी हिंदुस्तानी, तुम भी, क्योंकि गिरफ्तार करने वाले भी हिंदुस्तानी ही सिपाही थे, ज़्यादातर फौज में हिंदुस्तानी सिपाही हुआ करते थे। तो उन लोगों ने अपने साथी सिपाहियों को भड़काया कि हम भी हिंदुस्तानी, तुम भी हिंदुस्तानी, हम धर्म की रक्षा के लिए आवाज़ उठा रहे थे, इन फिरंगियों के कहने पर तुम लोग हमें ही गिरफ्तार कर रहे हो। तो जब उन्होंने अपने साथी सिपाहियों को भड़काया, साथी सिपाही भड़के और उन साथी सिपाहियों ने फिर हथियार उठा लिए और अपने जितने भी 99 सिपाही गिरफ्तार हुए थे घुड़सवार सेना के, उन सबको छुड़ाया गया, हथियार लूट लिया गया और अंग्रेज अफसरों को मारपीट के भगा दिया गया और पूरे मेरठ पर विद्रोही सिपाहियों ने गदर मचा के कब्जा कर लिया। हालांकि मेरठ में मेजर हेविट था 2200 सैनिकों के साथ, लेकिन उसने इस विद्रोह को दबाने का कोई प्रयास नहीं किया क्योंकि उसको पता था कि अभी विद्रोही मानने वाले नहीं। इन विद्रोही सिपाहियों ने हथियार उठा लिए थे। पूरे मेरठ पर 10 मई को कब्जा हो गया। जब मेरठ पर विद्रोही सिपाहियों का 10 मई को कब्जा हुआ, यहीं से माना जाता है क्रांति की शुरुआत। यानी अगर पूछा जाए रिवोल्ट ऑफ 1857 1857 की क्रांति कब शुरू हुई, एग्जैक्ट डेट, तो ध्यान रखेंगे डेट 10 मई 1857। कहाँ से शुरू हुई? मेरठ से। मंगल पांडे की एक घटना थी, वो क्रांति की शुरुआत नहीं थी क्योंकि मंगल पांडे ने इकलौता अकेले प्रयास किया था और यहाँ पर पूरे बटालियन आ गए थे। मेरठ पर कब्जा हुआ। अब मेरठ पर तो कब्जा कर लिया सिपाहियों ने आनंद फानन में, लेकिन उनके दिमाग में कुछ इसकी कोई योजना नहीं थी कि अब आगे क्या करना है। तब सिपाहियों की भीड़ इकट्ठा हुई कि अब क्या किया जाए। भाई मान लिया कि हम अंग्रेजों को मार भी भगाएं तो हमारा शासक कौन होगा, कौन होगा हमारे नेता, कौन होगा हमारा रहनुमा। उस समय भी सिपाहियों के दिलो दिमाग में जब और कोई रास्ता नहीं मिला तो उन्होंने रुख किया दिल्ली की तरफ। कहा कि अब दिल्ली में हम चल के मुग़ल बादशाह को अपना नेता बनाएंगे और अंग्रेज़ों को भारत से मार भगाएंगे और मुग़ल बादशाह को अपना शासक बनाएंगे। अब सोचिए मुग़लों का क्रेज कितना ज़्यादा था कि औरंगजेब के मरने के 150 साल बाद भी सिपाहियों ने मुग़ल बादशाह को ही अपना नेता चुना। सिपाही पहुँचते हैं मेरठ से अगले ही दिन 11 मई 1857 को ये पहुँच जाते हैं दिल्ली और मेरठ से आए हुए सिपाहियों ने दिल्ली पर हमला कर दिया और दिल्ली पर हमले के दौरान जो कब्जा हुआ और अगली तारीख यानी 12 मई 1857 को दिल्ली पर विद्रोही सिपाहियों का कब्जा हो गया। यानी दिल्ली पर पूरे सिपाहियों का अधिकार हो गया और उस समय मुग़ल बादशाह थे बहादुर शाह जफ़र, बहादुर शाह सेकंड। उनको विद्रोही सिपाहियों ने भारत का बादशाह फिर से घोषित किया और कहा कि अब मुग़ल बादशाह के नाम पर ही भारत में शासन प्रशासन चलेगा।
उधर जुलाई से बख्त खां जो थे वो बरेली से चल के दिल्ली पहुँचे और बख्त खां को उनका सेनापति बना दिया गया और उसी सैन्य परिषद ने दिल्ली का शासन प्रशासन संभालना शुरू कर दिया। अब दिल्ली एक शुरुआत थी। हालांकि दिल्ली में लाल किले पर जब सिपाहियों का कब्जा हुआ और मुगल बादशाह को भारत का नेता घोषित किया गया तो उससे कोई फ़र्क बहुत ज़्यादा फिजिकली नहीं पड़ना था, क्योंकि दिल्ली का उस समय कोई ऐसा नहीं था कि दिल्ली में बहुत बड़ी सेना थी या बहादुर शाह जफर बहुत बड़े योद्धा थे या लाल किले में बड़ी ताकत थी, कुछ नहीं था। बहादुर शाह जफर 80 साल के बूढ़े हैं, उनके पास कुछ नहीं था। लेकिन दिल्ली का एक सिंबॉलिक महत्व था, प्रतीकात्मक, कि पुराने ज़माने में मुगलों के ज़माने में दिल्ली आन बान शान का एक प्रतीक हुआ करता था, मुगल बादशाह की ऐसे नाम चलता था। तो बस एक नाम काफ़ी था, दिल्ली बस क्या था, एक नाम था, क्योंकि सत्ता का केंद्र था और कुछ नहीं था दिल्ली। तो दिल्ली पर जब कब्जा हुआ तो ऐसे सामरिक रूप से सिपाहियों को कुछ नहीं मिला, लेकिन एक मानसिक बढ़त मिली कि नहीं, जब दिल्ली पर कब्जा हो सकता है। हालांकि दिल्ली पर अंग्रेजों ने सुरक्षा कोई बहुत सख्त व्यवस्था नहीं की थी, क्योंकि सामरिक रूप से अंग्रेजों के लिए दिल्ली उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन दिल्ली पर कंट्रोल ने सिपाहियों का मनोबल बढ़ा दिया। अब इससे क्या हुआ कि बाकी देश भर में जिनके अंदर अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा था, उन लोगों ने धीरे धीरे सर उठाने शुरू कर दिया। तो दिल्ली से जो लहर उठी, मेरठ से चल के दिल्ली, दिल्ली के बाद फिर उधर बरेली था, तो रामपुर था, तो मथुरा था, तो आगरा था, तो कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, बिहार तक, पटना तक विद्रोह फैला। तो धीरे धीरे करके विद्रोह जगह जगह होने शुरू हुए, जगह जगह विद्रोह हुए, अलग अलग जगहों पर अलग अलग नेताओं ने विद्रोह किया और अंग्रेज़ों के खिलाफ सैनिक अभियान चलाए। अंग्रेज़ों ने कुछ समय तक वॉच किया, फिर इन्होंने अपनी सेना इकट्ठी की और धीरे धीरे सबके खिलाफ अभियान शुरू किया और एक एक करके शहरों पर जो विद्रोह हुआ था उन शहरों पर अंग्रेज़ों ने फिर से कब्जा करना शुरू कर दिया। सबसे पहले बारी आती है दिल्ली की। 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर अंग्रेज़ों का वापस अधिकार हुआ। हालांकि इस वापसी के अधिकार में निकोलसन मारा गया, लेकिन दिल्ली पर सबसे पहले अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया। उधर अवध रियासत थी, अवध में 30 मई को सिपाहियों ने अवध में विद्रोह किया। 30 मई अवध, तो अवध में जो थे, जो बेगम हजरत महल थी, बेगम हजरत महल, उनको महकमरी कहा जाता था, जो अंतिम जो नवाब थे अवध के, उन्हीं की बेगम थी। और ये इनका बेटा था बिरजिस कादिर, वाजिद अली शाह थे अंतिम नवाब, तो वाजिद अली शाह की बेगम थी हजरत महल। तो अवध में किसने नेतृत्व किया? हजरत महल ने। हजरत महल ने खुद बाद में सेना का नेतृत्व किया जून से, और हाथी पर बैठकर वो अपने सैनिकों की अगुवाई कर रही थी। उनका बेटा बिरजिस कादिर को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। तो अवध ने संघर्ष किया, लेकिन फिर बाद में कोविन कैम्पबेल जो था वो मार्च 1858 में पहुंचता है और कोनिल कैम्पबेल ने वापस अवध पर कब्जा कर लिया। और उस कब्जे को देखते हुए जो बेगम हजरत महल थी वो फिर अवध छोड़ के नेपाल पलायन कर जाती हैं और नेपाल में जाके उन्होंने शरण ले ली। उसके बाद वो फिर दोबारा लौट के नहीं आए। तो अवध में विद्रोह किसने किया? बेगम हजरत महल और बिरजिस कादिर ने। और अवध को फिर से किसने कब्जे में लिया अंग्रेजों में? कोलिन कैम्पबेल। फिर उधर कानपुर में विद्रोह हुआ। कानपुर का जो विद्रोह था, कानपुर, तो कानपुर जो था वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव था और विद्रोहियों ने बहुत ज़्यादा अपना कंसंट्रेशन, जो विद्रोही सिपाही थे उन लोगों ने कानपुर में बहुत ज़्यादा किया। कानपुर में 5 जून को विद्रोह हुआ, 5 जून 1857। और यहाँ पर जो अंतिम पेशवा थे उन्हीं के बेटे थे नाना साहब, जिनकी पेंशन बंद हुई थी। तो नाना साहब ने अपने विद्रोह का झंडा अपने हाथ में लिया, क्योंकि पेंशन बंद हो गई थी। तो उन्होंने वहाँ के सिपाहियों का नेतृत्व किया। बाद में नाना साहब की सहायता के लिए तात्या टोपे भी पहुँचते हैं और तात्या टोपे की सहायता से नाना साहब ने पूरे कानपुर पर अधिकार कर लिया। और वहीं पर 27 जून को एक घटना होती है कि वहाँ पर व्हीलर के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने जो है कि आत्मसमर्पण कर दिया था। तो उस अंग्रेजी सेना को ये था कि आत्मसमर्पण के बाद इन्होंने, अंग्रेजी सेना ने रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि महिलाओं और बच्चे जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनको इलाहाबाद तक सुरक्षित नाव से जाने दिया जाएगा। तो कानपुर में ही गंगा नदी पर सती चौरा घाट था। तो उसी सती चौरा घाट पर नाव पर बैठ के उनकी फैमिली को जाना था। अंग्रेजों की फैमिली थी जिसमें बहुत सारी महिलाएँ, बच्चे भी थे। तो जब उन सैनिकों को नाव पर बिठाया जा रहा था तो उसी में कुछ सिपाही भड़के हुए थे, उन सबों ने गोली चला दी। तो उसी को कहा जाता है सती चौरा कांड।
तो जो सती चौरा कांड हुआ ये कानपुर में हुआ था। हालांकि बहुत सारे लोग इसको नाना साहब को दोषी मानते हैं, लेकिन अंग्रेज़ों ने नाना साहब को इस मामले के लिए दोषी नहीं माना था। तो उस कांड में अंग्रेज फैमिली, जो ब्रिटिश फैमिलीज थी जिन्होंने सरेंडर किया था और उनको इलाहाबाद जाने के लिए कहा गया था, लेकिन बाद में विद्रोही ने उन लोगों की हत्या कर दी थी। बाद में फिर दिसंबर 1857 में कोलिन कैंपबेल पहुंचता है। कोलिन कैंपबेल पहुंच के कानपुर को अपने कब्जे में लेता है और नाना साहब वहां से फिर पलायन कर जाते हैं नेपाल के लिए। नाना साहब का साथ दिया था तात्या टोपे ने। तात्या टोपे का असली नाम था रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे ने भी अच्छा संघर्ष किया, लेकिन फिर बाद में अप्रैल 1859 में तात्या टोपे सिंधिया की मदद मांगने के लिए गए थे, तो सिंधिया के सामंत ने धोखे से तात्या टोपे को गिरफ्तार करवा दिया और अंग्रेज़ों ने उन्हें गिरफ्तार करके फांसी दे दी। जून 1857 में झांसी में विद्रोह हुआ। झांसी में जो विद्रोह हुआ था रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। रानी लक्ष्मीबाई ने भी अंग्रेज़ों को बहुत कड़ी टक्कर दी। कालपी के आसपास अंग्रेज़ों ने उनको घेर लिया, लेकिन अंग्रेज़ों का घेरा तोड़ के कालपी से ग्वालियर चली गई, फिर वहीं ग्वालियर से लौटी। लेकिन मेजर हीरोज ने रानी लक्ष्मीबाई का पीछा किया और मई 1858 में रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हो जाती है। उधर बिहार में विद्रोह की कमान संभाली थी पटना में पीर अली ने बड़ा ज़बरदस्त संघर्ष किया। लेकिन बिहार में सबसे बड़ा जो संघर्ष हुआ वो आरा में हुआ था। आरा डिस्ट्रिक्ट जो है, आरा डिस्ट्रिक्ट की एक रियासत थी जगदीशपुर। तो इस जगदीशपुर के राजा थे बाबू कुंवर सिंह। तो जो कुंवर सिंह थे, इनका नाम 1857 की क्रांति में सबसे पहले स्थान पर रखा जाता था, क्योंकि ये 80 साल से अधिक उम्र के थे और इन्होंने अंग्रेज़ों को सबसे कड़ी टक्कर दी। 80 साल की उम्र में बड़ी तगड़ी लड़ाई लड़ी। वहाँ से बढ़ते हुए यूपी के आजमगढ़ तक आए। आजमगढ़ के अतरौलिया में इन्होंने अपना केंद्र बनाया था। फिर वहाँ से वापसी में अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ते हुए वापस गए। बाद में उनको गोली लग गई थी, नाव से गंगा नदी पार कर रहे थे, तो उन्होंने अपने हाथ काट के गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। बाद में फिर जब ये जगदीशपुर पहुँचते हैं, तो जगदीशपुर में ली ग्रैंड और सिखों की सेना ने जगदीशपुर हमला किया, लेकिन जगदीशपुर के कुंवर सिंह ने उन सबों को हरा दिया। फिर बाद में 26 अप्रैल 1858 में इनकी मृत्यु हो गई थी। स्वयं से इनकी मृत्यु हुई थी, उम्र हो गई थी ज़्यादा। और बाद में फिर इनके भाई अमर सिंह ने इस विद्रोह को आगे बढ़ाया, लेकिन फिर बाद में जगदीशपुर पर भी अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया। तो कुंवर सिंह ही ऐसे थे जिन्होंने अंग्रेज़ों को कई युद्धों में पराजित किया था। ठीक, चलिए। फिर इसके बाद इलाहाबाद में जून 1857 में क्रांति हुई थी। इलाहाबाद में लियाकत अली थे। लियाकत अली ने विद्रोह किया था, लेकिन इलाहाबाद के विद्रोह को दबाया जनरल नील ने। और जनरल नील ने जो इलाहाबाद के विद्रोह को दबाया, तो इस विद्रोह को दबाने के क्रम में नील ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थी। वो इतना गुस्से में था नील की विद्रोहियों को हराने के बाद कत्लेआम उसने मचवाया और उसने आदेश दिया था कि इलाहाबाद के जितने भी पेड़ हैं, जब हम वहाँ से गुजरें तो कोई भी पेड़ हमें खाली नहीं दिखने चाहिए, हर पेड़ पर विद्रोहियों की लाशें दिखाई देनी चाहिए। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि जितने औरतें, बच्चे, आदमी जो मिले सबको मार मार के सबको फांसी दे दी गई और सारे पेड़ों पर, इलाहाबाद की कोई पेड़ नहीं बची जिस पर किसी न किसी की लाश टंगी हो। तो सबसे खून खराबा जो था जनरल नील ने इलाहाबाद में मचाया था। बरेली में खान बहादुर खान ने विद्रोह किया, लेकिन वहाँ पर कोलिन कैंपबेल पहुँचता है और खान बहादुर खान के विद्रोह को दबाता है। उधर फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला थे। मौलवी अहमदुल्ला को भी कोलिन कैंपबेल ने ही हराया। फिर मंदसौर में मुग़ल घराने संबंधित शहजादा था फिरोज शाह, उसने विद्रोह किया। गोरखपुर में गजाधर सिंह थे। मथुरा में देवी सिंह थे। मेरठ में कदम सिंह थे। कई सारे नेता थे अलग अलग क्षेत्रीय स्तर पर, और इन सारे विद्रोहों को धीरे धीरे करके अंग्रेज़ों ने दबा दिया। अब ये विद्रोह बहुत बड़े पैमाने पर हुआ, बहुत सारे लोग इसमें शामिल हुए, लेकिन इस विद्रोह को दबाने में अंग्रेज़ों को बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा। अंग्रेज़ों ने बड़े आराम से इस विद्रोह का दमन कर दिया और फाइनली ये जो रिवोल्ट ऑफ 1857 हम लोग कहते हैं, 1857 की क्रांति जो हम लोग कहते हैं, ये असफल हो जाती है। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 यानी 1857 क्रांति जो असफल हुई, इसकी असफलता के क्या कारण थे, क्यों ये असफल हुई? तो इसकी असफलता के कारणों को अगर देखा जाए, अगर विश्लेषण किया जाए, तो सबसे पहली बात तो ये कि इस विद्रोह का जो स्वरूप था वो बहुत सीमित था कि मतलब बहुत लिमिटेड लोग इसमें शामिल हुए। इसमें सबसे ज़्यादा जो शामिल हुए थे वो सिपाही, कहा जाता है सिपाहियों का ये विद्रोह था। ज़्यादातर विद्रोह सिपाहियों ने किया। जो किसान वर्ग था, किसान वर्ग भी अंग्रेज़ों से अच्छा खासा असंतुष्ट था,
लेकिन किसानों ने कभी बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया और न विद्रोही सिपाहियों ने किसानों को अपने साथ शामिल करने का कोई प्रयास किया, जबकि किसान बहुत भारी मात्रा में थे। दूसरा, जो पढ़ा लिखा वर्ग देश का था, जो पढ़े लिखे लोग थे, उन लोगों ने भी इस विद्रोह में कोई पार्टिसिपेट नहीं किया। जो एजुकेटेड पर्सन थे, जो ब्रिटिश सरकार में नौकरी पाते थे, जो शिक्षित वर्ग था, जो शहरों में रहता था, तो शहर का शिक्षित वर्ग और जागरूक वर्ग, इन लोगों ने भी 1857 की क्रांति में कोई भी सहयोग नहीं किया। व्यापारी वर्ग, जो ट्रेडर्स थे, भारतीय व्यापारी थे, उन लोगों ने कोई सहयोग नहीं किया। और सबसे बड़ी बात कि जो विद्रोह था ये केवल उत्तर में, एक तरीके से कहा जाता है जरूर भारत के 1857 की क्रांति थी, लेकिन ये केवल नॉर्थ में थी। साउथ, मद्रास बिल्कुल अछूता था, पंजाब बिल्कुल कोई रिएक्शन नहीं। ज़्यादातर विद्रोह उत्तर में, और सबसे ज़्यादा अवध का जो रीजन था वो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड था। तो इसका जो एरिया था, इसका जो क्षेत्र था, बहुत सीमित था और बहुत सीमित संख्या में लोग इसमें शामिल हुए। ठीक। दूसरा, इसका असफलता का बड़ा कारण देशी नरेशों और सामंतों की गद्दारी। बहुत सारे लोग गद्दार भी साबित हुए जिन्होंने अंग्रेजों की मदद की। जैसे सिंधिया थे, सिंधिया फैमिली ने मदद की अंग्रेजों की, क्योंकि उन लोगों ने तात्या टोपे हों, चाहे रानी लक्ष्मीबाई हों, उन लोगों की सारी सूचनाएं दी, उन लोगों को गिरफ्तार करवाने में मदद की। सिख सेना ने दिल्ली पर कब्जा करने में और आरा पर कब्जा करने में सिख सेना, गोरखा सेना ने सहयोग दिया। तो बहुत सारे देशी रियासतें थी जिन्होंने अंग्रेजों का फेवर लिया, अंग्रेजों का पक्ष लिया इस क्रांति में। इवन सिंधिया के बारे में खुद उस समय का जो गवर्नर जनरल था कैनिंग, उसने कहा था कि अगर केवल इन विद्रोहियों में सिंधिया ने अगर विद्रोहियों का साथ दे दिया होता तो हमें 2 दिन के अंदर भारत से बोरिया बिस्तर बांध लेना होता। तो जिनके अंदर अंग्रेजों के खिलाफ असंतोष था, केवल उसी जमींदारों और उसी सामंतों और नरेशों ने ही अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की। ज़्यादातर सामंत और नरेशों ने अंग्रेजों का साथ दिया और अंग्रेजों के फेवर किया। तीसरी चीज़ की, इनका जो सेना का नेतृत्व था, लीडरशिप थी। लीडरशिप का मतलब है कि जो सिपाहियों का नेतृत्व था वो बहुत योग्य हाथों में नहीं था। योग्य हाथों में न होने का मतलब है कि सिपाहियों ने जिसको अपना नेता चुना, बहादुर शाह जफर को, बहादुर शाह जफर बूढ़े आदमी, उनको लड़ाई लड़ने का कोई अनुभव नहीं, वो शेर व शायरी करते रहते थे, उनको शेर व शायरी का शौक था। अब वो खुद शेर व शायरी में लगे रहते थे। वो तो खुद, जैसे जफर उपनाम से जितनी भी आपने शायरियाँ सुनी होंगी, ये सब बहादुर शाह जफर की शायरियाँ। तो बहादुर शाह जफर एक बड़े शायर, उनसे बड़े शायर उनके दरबारी कवि थे। आपने अगर शायरी वगैरह उर्दू शेर व शायरी थोड़ी बहुत सुनी होगी तो उर्दू शायरी में सबसे बड़ा जो नाम हम लोग सुनते हैं मिर्ज़ा गालिब का। तो मिर्ज़ा गालिब जो थे ये बहादुर शाह जफर के दरबारी कवि थे। तो एक बड़े शायर मिर्ज़ा गालिब, दूसरे बड़े शायर बहादुर शाह जफर, दोनों बड़े बड़े शायर मिलकर शेर व शायरी करते थे। इधर विद्रोही सिपाही मेरठ से पहुंच गए लाल किले में कि हम लोग विद्रोह करने और आपको बादशाह बनाया जा रहा है। तो बादशाह को खुद ही नहीं पता था कि चल क्या रहा है इसमें। तो जब विद्रोही सिपाही उनके सामने पहुंचे तो पहले बादशाह तो खुद ही भागने के चक्कर में थे कि भाग लो यहाँ से, पता नहीं कौन है, कहाँ से हैं, सब तलवार लेके खड़े हैं कि आपको बादशाह बनाना है। बोले यार बादशाह तो हम पहले से हैं। तो सिपाही ने कहा कि नहीं, अब अंग्रेजों को मार भगाए, असली वाले आप बादशाह होंगे, आपके नाम का खुदवा पड़ा जाएगा, आपके नाम के सिक्के ढाले जाएंगे। तो उनको थोड़ा डाउट हुआ कि चल क्या रहा है देश में। तो पहले तो भागने के चक्कर में थे कि भाग लो यहाँ से, पहले वो भागने के मूड में थे। लेकिन फिर सिपाही तलवार लेके घर के खड़े थे कि नहीं, अब तो बादशाह तो आपको बनना पड़ेगा। तो ज़बरदस्ती सिपाहियों ने पकड़ के उनको टोपी माला पहना के बादशाह बना दिया। ठीक। और जब वापस दिल्ली पर अंग्रेज़ों का कब्जा हुआ, जब दिल्ली पर अंग्रेज़ों ने कब्जा किया दोबारा, तो फिर बहादुर शाह जफर को अंग्रेज़ों ने भी पकड़ा कि बेटा तुम्हारे नाम पर ही विद्रोह हुआ था। वो बोला यार हमने तो कुछ किया ही नहीं, विधायकों ने ज़बरदस्ती पकड़ के हमें नेता बनाने, अब आप कह रहे हैं कि तुम्हारे नाम पर विद्रोह हुआ। अंग्रेज़ों ने कहा कि भाई तुम्हारे नाम पर विद्रोह हुआ। उसने कहा हम तो कुछ करना ही नहीं चाहते थे। कहा जाता है कि 1857 के रिवोल्ट में अगर कोई सबसे बेगुनाह व्यक्ति था तो वो बहादुर शाह जफर था, क्योंकि सिपाही ने ज़बरदस्ती पकड़ के उसको नेता बना दिया, अंग्रेजों ने ज़बरदस्ती पकड़ के उसको जो है कि दोषी बना दिया। अब सोचिए, जब अंग्रेज़ों ने कब्जा किया तो वो अपनी फैमिली के साथ बहादुर शाह जफर जाके हुमायूं के मकबरे में छुप गया। हुमायूं के मकबरे में छुपे हुए थे बहादुर शाह जफर, और वहाँ से फिर उन्हीं की फैमिली वाले लोगों ने मुखबिरी की और वहाँ के हुमायूं के मकबरे से उनको अरेस्ट किया गया और अरेस्ट करके उनको रंगून भेज दिया गया, जहाँ पर 1862 में उनकी मौत होती। अब सोचिए, भारत का अंतिम मुगल बादशाह भारत में न मर के रंगून में मरता है। तो 80 साल की उम्र के आदमी को बनाने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि उस समय कोई लीडर ऐसा था ही नहीं जो लीड करता। जबकि अंग्रेजों के पास एक से एक योद्धा थे, हीरोज था, कोलिन कैम्बल था, नील था, एक से एक योद्धा पड़े हुए थे।
और ये लोग बहुत जिम्मेदारी के साथ अपना काम कर रहे थे। ये महारानी विक्टोरिया के नाम पर लड़ रहे थे। आज जबकि भारत में क्या था कि सब अपने लिए लड़ रहे थे, सबकी लड़ाई अपनी थी, न कि देश की थी। लक्ष्मीबाई इसलिए लड़ रही थी कि उनका राज्य छीन लिया गया था। नाना साहब इसलिए लड़ रहे थे कि उनका पेंशन बंद कर दिया गया था। बहादुर शाह इसलिए लड़ रहे थे कि उनको जबरदस्ती सिपाहियों ने राजा बना दिया। तो सब अपने अपने लिए लड़ रहे थे, कोई देश के लिए नहीं लड़ रहा था। ठीक, तो ये समस्या थी। चौथी समस्या अगर देखा जाए तो इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन कोई नहीं था। सिपाही जहाँ इकट्ठा हुए, चलो विद्रोह करते हैं। अब जैसे बताया कि विद्रोह की डेट फिक्स की गई थी 13 मई की। 13 मई को सब संगठित रूप से सभी छावनियों में सैनिक विद्रोह करेंगे। पता चला मेरठ में 10 मई को ही शुरू हो गया। 10 मई से सिपाहियों ने हथियार उठा लिया। अब पता चला तैयारी 13 मई की, 10 मई से विद्रोह शुरू हो गया। अंग्रेजों को मौका मिल गया संभलने का। तो कोई एक फिक्स ऑर्गेनाइजेशन नहीं था या एक संगठन नहीं था जो इनको लीड करता, उनके अंदर एक सामंजस्य बनाता, क्योंकि सैनिक टुकड़ियाँ फैली हुई थे संख्या में ज़्यादा, लेकिन अलग अलग जगहों में थे। इनमें आपस में कोई संपर्क नहीं था। तो जहाँ जिसको मंगल पांडे पता चला मार्च में ही हथियार उठा लेते हैं। अगर एक साथ सबने उठाया होता तो कहानी कुछ और होती। तीसरी चीज़ कि जो साधन थे विद्रोहियों के पास, ये बहुत सीमित थे। विद्रोहियों के पास सीमित साधन नहीं, मतलब जैसे अंग्रेजों के पास उस समय आधुनिकता के सभी साधन थे, जैसे रेलवे, डाक व्यवस्था था, तार व्यवस्था था, समुद्री मार्गों पर अंग्रेजों का नियंत्रण था। तो ट्रेनों के माध्यम से सेना बहुत तेज गति से जहाँ मन चाहे वहाँ अंग्रेज पहुँचा सकते थे। डाक और तार के माध्यम से तीव्र गति से सूचनाएं पहुंचाई जा सकती। तार के माध्यम से तुरंत सैनिक गतिविधियों की सूचना बताई जाती है कि यहाँ पर इतने सैनिक इकट्ठा हो रहे हैं, यहाँ पर इनको भेजा जा रहा है, तो तुरंत सारी चीज़ें कंट्रोल हो जाती थी। विद्रोहियों के पास मैसेजिंग का कोई साधन ही नहीं था। एक विद्रोही ने मरते मरते कहा था कि इस तार ने हमारे विद्रोह का गला घोट दिया, क्योंकि तार के माध्यम से तुरंत अंग्रेजों को संदेश मिल जाते थे। यहाँ विद्रोहियों को एक दूसरे से संपर्क करने का कोई साधन नहीं था। और वही समुद्री मार्ग में मद्रास से सेना फौरन बम्बई भेजी गई या बम्बई से सेना उठा के सीधे बंगाल उतार दी गई, तो समुद्री मार्ग से सेना फटाफट भेज दी जाती थी। और जबकि सिपाहियों के पास क्या था, वही पुराने जो हथियार उनके पास, घिसे पीटे तीर तलवार, कुछ बंदूकें, कुछ तोपें, कुछ सीमित बारूद बनाने की सारी फैक्ट्रियाँ अंग्रेजों के पास थी। आप सोचिए, विद्रोही सिपाहियों ने मेरठ में विद्रोह किया। मेरठ में जो भी बंदूकें थी, तलवारें थी, सब ले दे के पहुँच गए दिल्ली। अब राइफलें तो लेके गए, कारतूस कहाँ से आएगा? कारतूस का कोई जुगाड़ नहीं था। सोचिए, एक दिन के अंदर मेरठ से तोपें ढकेल के लोग दिल्ली तक पहुँचा के लेके गए थे। तोपें ढकेल के दिल्ली तक पहुँचा दी गई थी, गोले का जुगाड़ ही नहीं। अरे जब गोले का जुगाड़ नहीं तो तोप लेके कहाँ जा रहे हैं? क्योंकि सिपाही तो सिपाही है, उसको तो भाई सब मिल जाता था, वो हमला कर देता था। तो जो उनके पास स्टॉक था वो लेके चल दिए। अब आगे कहाँ से आएगा, हथियार कहाँ से आएंगे, बारूद कहाँ से आएंगे, कारतूस कहाँ से आएगा, ये नहीं पता। एक बार गोला बारूद खत्म हो गया, अब तलवार से कितनी देर लड़ाई चलेगी? तो ये तकनीकी इनके पास नहीं था। ठीक, तीसरी चीज़ कि जो सबसे आखिरी हम लोग देखते हैं कि इस रिवोल्ट में जो सैनिकों की क्षमता और लीडरशिप में एक कॉम्बिनेशन होता है कि ऊपर की अथॉरिटी ऑर्डर देता हो, नीचे सिपाही उसको फॉलो करता है। यहाँ पर वो कॉम्बिनेशन, वो एक बैलेंस नहीं था। ऊपर कुछ और चल रहा है, बीच में कुछ और चल रहा है, सिपाही कुछ और चल रहा है। यानी जो लीडर है वो सबको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। और इस विद्रोह की जो सबसे बड़ी ताकत है सिपाहियों को ज़्यादा समझ में नहीं आता था, भाई सिपाही को तो फॉलो करने की आदत है। तो ये एक तरीके का मिसमैनेजमेंट हो गया कि जिसके पास बुद्धि है वो लड़ नहीं रहा है, और जिसके पास ताकत है वो लड़ना नहीं जानता कि कैसे सारी चीज़ों को मैनेज किया जाए। तो इसी मिसमैनेजमेंट ने इस क्रांति को कहा जाता है कि बिल्कुल ध्वस्त करके रख दिया, समाप्त करके रख दिया। और वही अंग्रेज थे, बिल्कुल मिशन की तरफ लेते थे, ऑर्डर आते थे, फटाफट वो सारे काम करते चले जा रहे थे। खैर, ये जो 1857 का रिवोल्ट फेल्योर हुआ, जो असफल हुआ, इसकी असफलता में हमारे जो योद्धा वर्ग थे उनकी भी बड़ी भूमिका थी। क्योंकि शुरुआत में जैसे बहुत सारे लोगों ने ब्रिटिश सरकार का फेवर करने की कोशिश की। जैसे जब विद्रोह शुरू हुआ तो नाना साहब ने अंग्रेजों को ऑफर दिया कि हमारी पेंशन शुरू कर दीजिए, नहीं तो हम विद्रोह में शामिल हो जाएंगे। और शुरुआत में विद्रोही सिपाहियों की गतिविधियों की जानकारी दे रहे थे वो। जब पेंशन देने से मना कर दिया तब इन्होंने कहा कि नहीं, विद्रोह करेंगे। शुरुआत में रानी लक्ष्मीबाई ने भी अंग्रेजों से समझौता करने का प्रयास किया कि भाई आप हमारी झांसी वापस कर दिए, नहीं तो हम विद्रोह में शामिल हो जाएंगे। तो पहले हमारे ही लोग ऑफर कर रहे थे, वो तो अंग्रेजों ने नहीं दिया, तो पहले उन्होंने लड़ाई लड़ी। खैर वो अलग मुद्दा है।
कुल मिला जुला के ये जो बड़ी सी क्रांति हुई थी रिवोल्ट ऑफ 1857, ये अपने लक्ष्य से पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती है। ठीक, अब ये जो 1857 का चाहे कारण पिछले वीडियो में बताया, चाहे इस वीडियो में 1857 के आपको घटनाएं बताएं, इवेंट्स बताएं, तो इस 1857 की क्रांति के कारण या घटनाएं उतने महत्वपूर्ण नहीं। इस क्रांति के कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। इसके परिणामों ने पूरे भारत की दशा दिशा को बदल दिया और अचानक से भारत में बहुत बड़े बड़े बदलाव होने शुरू हो गए और भारत एक नई दुनिया में प्रवेश करता है। तो इस 1857 की क्रांति के क्या परिणाम थे, भारत में इसमें क्या क्या बड़े बड़े बदलाव हुए, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं अगले वीडियो में। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।